हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द केमिकल डिग्रेडेशन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जिसमें कि हम फैक्टर जो स्टडी करने वाले वो है टेम्परेचर, सॉल्वेंट, आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक एंड जर्नल एसिड बेस कैटालिसिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अभी जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका डिग्रेडेशन भी स्टार्ट होता रहता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनरली द रेट ऑफ स्पीड ऑफ मैनी रिएक्शंस कैन बी इंक्रीज 2 to 3 times with each increase of 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप अपना जो रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 टाइम 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया, उसने डिग्रेडेशन भी शुरू कर दी। कितना रेट ऑफ डिग्रेडेशन हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अर्दीनियस इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है K=AE - EA/RT। मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अर्दीनियस इक्वेशन से हम लोग रेट ऑफ डिग्रेडेशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में है द पोलर सॉल्वेंट टेंड्स टू एक्सेलरेट रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर मोर पोलर दैन द रिएक्टेंट। मतलब अगर आपका जो रिएक्टेंट है अगर आपके पोलर से ज़्यादा क्या होगा, पोलर होगा, तभी आपका जो डिग्रेडेशन है वो एक्सेलरेट होगा, अदरवाइज़ वो एक्सेलरेट नहीं होगा। सिंपल भाषा में मैं और समझाऊँ आपको, तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, आपका ज़्यादा पोलर है उसके रिएक्टेंट से, ठीक है, जैसे सपोज़ आपके पास ये प्रोडक्ट आया आपके पास, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके रिएक्टेंट से ज़्यादा पोलर है तभी आपका जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आपका जो पोलर प्रोडक्ट है वो कम पोलर होगा देन इट्स रिएक्टेंट, तो आपका जो डिग्रेडेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये है आपका सॉल्वेंट। और पढ़ लेते हैं द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द डिग्रेडेशन रेट of drug is generally related to the relative solubility of the reactant and product in the given solvent। मतलब कि जो आपका इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, जो डिग्रेडेशन रेट पे, जो इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है डिग्रेडेशन रेट पे, वो किससे रिलेट करता है, जो आपकी सॉल्युबिलिटी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपके सॉल्वेंट में, उस पे रिलेट करता है। तो ये तो था आपका सॉल्वेंट। अब बात करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ की। आयनिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है? आयनिक स्ट्रेंथ बेसिकली होता है जिसमें हम लोग मेजर्स करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को। मतलब आप में कितना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, आपके सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है, कितनी डेंसिटी में आयन प्रेजेंट है, वो आयनिक स्ट्रेंथ कहलाता है। आयनिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और चार्ज डेंसिटी कितनी है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। किसकी चार्ज डेंसिटी? जो आपके चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ की डिग्रेडेशन, आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको मेजर हम इस इक्वेशन से करते हैं, जिसमें है log K = log K0 + 1.02 ZA/ZB/μ। K है आपका डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट, K0 है आपका रिएक्शन रेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, म्यू है आपका आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ZA/ZB है आपका जो चार्ज कैरी कर रहा है आपका रिएक्टेंट A एंड B। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग to this equation, an increase in the ionic strength of the solution
could decrease the rate of reaction, involve interaction between oppositely charged ion. The rate of reaction increase between similar charges. इस पूरे पैराग्राफ के कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है, आयनिक कंसंट्रेशन है, वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि उसमें जो है आपका ऑपोजिट चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, रेट कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल मैं आपको समझाऊं कि जो आपका आयनिक स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल है आपके रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर आपकी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? सपोज़ आपके पास 2 रिएक्टेंट थे, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सपोज़ अगर इनके ऊपर सेम चार्ज है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके आयनिक स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपका जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट है उस पर कितना कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपके डिग्रेडेशन पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है? आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज आर एक्सेलरेटेड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि अगर आपके जो आयंस हैं उस पे ऑपोजिट चार्ज है तो आपका रेट ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर उसमें सेम चार्ज है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, आपका ऑपोजिट चार्ज कम हुआ तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गया। आपका ऑपोजिट चार्ज इंक्रीज़ था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। ऑन द अदर हैंड आयनिक में क्या था, आपका आयनिक स्ट्रेंथ जितना होगा उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर आप आयनिक स्ट्रेंथ भी किसकी वजह से, आपका ऑपोजिट चार्ज की वजह से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सिमिलर चार्जेस की वजह से भी आपकी आयन स्ट्रेंथ जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो ये ऑलमोस्ट सेम से प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पेसिफिक एंड जर्नल एसिड बेस कैटालिसिस की। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं आपकी रिएक्शंस रेट को विदाउट इटसेल्फ बीइंग विदाउट अल्टर हुए। वो क्या करते हैं, रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। अब ये 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं। पहला है आपका स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस्ट, दूसरा है जनरल बेस कैटलिस्ट। अभी बात करते हैं स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस्ट क्या होते हैं और जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस्ट क्या होते हैं। द number of drug in solutions undergo hydrolytic degradation in solution upon addition of an acid or a base. If the drug solution, अभी पहला लाइन का मतलब ये है कि जितनी भी नंबर ऑफ ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन उसमें होती है। किसके एडिशंस पे होती है? एसिड या बेस के। मतलब अगर हम अपने ड्रग्स के में एसिड या बेस का एडिशन करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी करा था और कवर भी कर चुके हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इफ़ द ड्रग सॉल्यूशन इज़ बफर, the decomposition may not be accomplished by the significant change in concentration of acid base so that the reactions can be catalyzed by H positive और OH negative। अभी इसमें क्या हुआ कि अगर हमारी जो सॉल्यूशन है वो बफर है, जो ड्रग का सॉल्यूशन है वो बफर है, तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन है वो एसिड या बेस है। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट ऐड ऑन करते हैं ताकि उसमें रिएक्शंस हों। तो कैटलिस्ट एडिशंस करने पे हम लोग क्या
कौन से कैटलिस्ट एडिशन किए, H पॉजिटिव और OH आयन का एडिशन किया, जिसकी वजह से उसमें डिग्रेडेशंस पॉसिबल हो पाई, एकम्प्लिश्ड हो पाई. When the concentration of H positive or OH negative in a rate of reaction is found, the rate is said to be acid base reaction. जब हमें पता होगा कि हमने कितनी कंसनट्रेशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव उस रिएक्शंस में इनकॉर्पोरेट किया है, then we know about the, हम उस चीज़ को हम कह सकेंगे, हम लोग उसको क्या कहेंगे, एसिड बेस रिएक्शंस कहेंगे. ठीक है, जब हमें उसकी कंसनट्रेशन पता होगी. अब बात करते हैं जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट की. जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट में क्या है, टू डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन इज बीइंग कैटलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बफर सिस्टम, डिफरेंट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड टू द सेम पीके बट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ बफर कंपोनेंट्स. इसमें हमने क्या करा, हमने डिटरमाइन करना है कि हमारा जो बफर सिस्टम प्रेजेंट है उसमें हम जो कैटलाइज्ड जो कैटलिस्ट हैं, ठीक है, कितना डालें या कितनी कंसंट्रेशन में हो जो कि हमारा डिग्रेडेशन पॉसिबल कर पाए. तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस लेंगे, लेकिन उसमें सेम पीके होनी चाहिए बट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स होने चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको कंफ्यूज हो रही हो तो मैं आपको समझा देती हूँ. पहले हम लोगों ने क्या किया, हमें पता लगाना है कि हमें कितनी कंसंट्रेशन चाहिए कैटलिस्ट की कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाए इन बफर सॉल्यूशन. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसकी पीके डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3 एंड सॉल्यूशन 4, जिसमें हम लोगों ने सेम पीके के सॉल्यूशंस दिए, लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स उसमें लिए. अब हम देखेंगे कि उन 1, 2 और 3 जो सॉल्यूशंस थे उसमें जब आपने बफर ऐड ऑन कर दिया डिफरेंट कंसंट्रेशन में, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी कंसंट्रेशन ने डिग्रेडेशन शो की, कितनी कंसंट्रेशन ने डिग्रेडेशन शो की, वो आपका क्या निकलेगा, आपका उसे हम क्या कहेंगे, जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट कहेंगे. ठीक है, जिसने उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट कर दी, वो कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक. इसको और क्या मतलब हुआ एसिड बेस कैटलिस्ट और जनरल बेस कैटलिस्ट में, तो हम इसको अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो अगर आपका जो रिएक्शन है वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस के हो रहा है, कैटलिस्ट से हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस्ट. मतलब इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो H पॉजिटिव मतलब स्पेसिफिक एसिड कैटलिस्ट, OH मतलब स्पेसिफिक बेस कैटलिस्ट. ठीक है, अब बात करते हैं जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट. अगर हमारा जो सॉल्यूशन है जो भी हम लोग ले रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा, जैसे कि जिनको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस. ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव को लूज़ करते हैं, और ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं. आपका जो ब्रॉन्स्टेड बेस है उसका एग्जांपल है अमोनिया और एस्टर, और ब्रॉन्स्टेड एसिड का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड. ठीक है, जब इनकी प्रेजेंस में हमारी जो रिएक्शंस है वो कंडक्ट होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं जनरल एसिड बेस कैटालिसिस. जनरल एसिड बेस कैटालिसिस. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.